तू एक आदत सी बन गई है और आदत आसानी से नहीं जाती। ये बात राजस्थान के किस नेता पर लागू होती है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10, 12, 15 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो फिर उसी शेर से शुरुआत करते हैं कि तू एक आदत सी बन गई है और आदत आसानी से नहीं जाती। ये बात कुल मिलाकर कोई सरप्राइज़ नहीं है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये बात कुल मिलाकर राजस्थान में वसुंधरा राजे पर सटीक बैठती है। पिछले 2-2.5 दशक से वसुंधरा राजे और राजस्थान बीजेपी एक दूसरे का पर्याय बन चुके थे। वसुंधरा के बिना पत्ता नहीं हिलता था। कोई रैली हो, कोई सभा हो, कोई नया नारा हो, कोई नई नीति हो, कोई नई रणनीति हो, इसमें वसुंधरा की भूमिका इम्पॉर्टेंट रहती थी। जैसे आटे में नमक होता है, जैसे दाल में तड़का होता है, तो वसुंधरा ये तड़के का काम करती थी। सारे नेता एक जैसे, लेकिन वसुंधरा में एक एक्स्ट्रा एबिलिटी थी जिससे वो खींच लाती थी वोटर को, महिला वोटरों को, युवा वोटरों को एक पॉजिटिव वाइब देती थी। अब बार बार कहेंगे कि मैं थी का नाम क्यों कर रहा हूँ, है का नाम कर क्यों नहीं कर रहा? अभी भी है। बस यही कहानी है आज की। तो क्या मोदी और वसुंधरा के बीच जो कुछ हुआ जयपुर की सभा में, उसके बाद क्या ये मान लिया जाए कि वसुंधरा का क्लाइमैक्स, सियासी क्लाइमैक्स आ गया है, या फिर ये मान कर चला जाए कि अभी एंटी क्लाइमैक्स बाकी है? तो क्या है क्लाइमैक्स या क्या है एंटी क्लाइमैक्स, इसकी चर्चा करते हैं। लोग कह रहे हैं कि पहला राउंड तो वसुंधरा के पक्ष में गया है। इसकी बात करने से पहले वसुंधरा के 1-2 समर्थकों से बात हुई तो उनका कहना था कि मैडम के साथ बहुत बुरा हुआ, इससे बड़ा और अपमान हो नहीं सकता था, मैडम को जाना नहीं चाहिए था, मैडम को, महारानी को आशंका थी, अंदेशा था कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा, उसके बावजूद वो गई। क्योंकि नहीं जाती तो फिर ये सीधा सीधा मैसेज चला जाता कि वो विद्रोह पे उतारू हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की सभा में नहीं आई, प्रधानमंत्री की शान में गुस्ताखी हो गई। एक और सज्जन की दिलचस्प टिप्पणी थी। उनका ये कहना है कि इसको आप लाइटर वेन में रहेंगे या सीरियसली लेंगे, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। मेरे खुद के YouTube चैनल पर मैं वीडियो बना रहा था तो एक सज्जन ने प्रतिक्रिया दी कि विजय जी, आप समझ नहीं रहे। दरअसल मोदी जी राहुल गांधी के ट्रैप में फंस गए। कैसे फंस गए? ऐसे फंस गए कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की जीत पर संशय जता दिया और मोदी को लगा कि भाई, जब राहुल गांधी को ही कांग्रेस की जीत पर संशय है तो इसका मतलब बीजेपी शर्तिया जीत रही है। ऐसे में वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों घोषित किया जाए? तो उन्होंने चेहरा घोषित नहीं किया, साफ साफ संकेत दे दिए कि चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा तो इससे वसुंधरा विद्रोह पर उतारू हो जाएंगी। वसुंधरा एक चुनाव हराने की क्षमता रखती है और बीजेपी चुनाव हार जाएगी, कांग्रेस डिफैक्टो चुनाव जीत जाएगी। तो ट्रैप में फंस गए। राहुल गांधी का ये मास्टर स्ट्रोक था। कितने लोग इस बात पर यकीन करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग अपनी अपनी हवा बांधते हैं। आह का किसने असर देखा है। लोग अपनी अपनी हवा बांधते हैं, हम भी अपनी एक हवा बांधते हैं, गालिब ने कहा था। तो अब मैं ये क्यों कह रहा हूं पहला राउंड वसुंधरा के पक्ष में गया है? लोग तो कह रहे हैं कि सियासी सफर वसुंधरा राजे का राजस्थान में खत्म हो गया है और अगर उन्होंने समझदारी से काम नहीं लिया तो बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका सफर खत्म हो जाएगा। सब्र रखा, संयम रखा, बेटे के पॉलिटिकल फ्यूचर की चिंता की, अपने समर्थकों के पॉलिटिकल फ्यूचर की चर्चा की और आने वाले समय में समय पलटते देर नहीं लगती। तो राष्ट्रीय राजनीति में वो बनी रहेंगी। राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका भी अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से बनी रहेंगी। और 2024 में अगर मान लीजिए अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं बनती है तो वसुंधरा के लिए खेलने का, एक सियासी मैदान पर शय और मात का खेल खेलने का एक और मौका मिल जाएगा। और वसुंधरा जैसी 2.5 दशक 3 दशक से जो छाई रही हैं राजस्थान की राजनीति में, बड़े बड़े प्रतिद्वंद्वियों का सामना किया है, भैरों सिंह शेखावत, जसवंत सिंह, इसके अलावा अन्य कई बड़े बड़े नेता, पार्टी के अंदर उनके दुश्मन रहे, उनका वो मुकाबला करती रही। केंद्रीय आला कमान की सक्रियता इन्वर्टेड कॉमा में उनका मुकाबला करती रही। तो थोड़ा सब्र करने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं। पहला राउंड इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपनी सभा के आखिरी में कहा
कि राजस्थान में बीजेपी की पहचान, बीजेपी की शान कमल का फूल है, कमल का फूल है, हर बूथ पर कमल को खिलाना है। इससे पहले तो पार्टी के तमाम नेता कह रहे थे कि राजस्थान में मोदी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ा जाएगा, और मोदी जी कह रहे हैं कि राजस्थान में कमल के फूल को सामने रखकर चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या ये आशंका सता रही है मोदी जी को कि चुनाव में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हार का ठीकरा उनके चेहरे पर फूटेगा कि वो चेहरा जिता नहीं पाया, जैसा कि हार की आशंका मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में और खास तौर से छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सता रही है। वही हाल राजस्थान का ना हो जाए, इस संदर्भ में लोग कह रहे हैं पहला राउंड वसुंधरा के पक्ष में गया है, दूसरे राउंड के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अनौपचारिक सी बैठक बुलाई गई है वसुंधरा के यहाँ, उनके समर्थक जुट रहे हैं, ऐसी बात हमें पता लग रही है सूत्रों के अनुसार। हालांकि वसुंधरा खेमे के लोगों का कहना है कि यूं ही मिलते रहे हैं, इस बार भी सिर्फ मिल ही रहे हैं। उधर बीजेपी खेमान, मेन आपके लिए इंटरेस्ट की बात होगी कि बीजेपी आला कमान आखिर क्या सोच रहा है। मेरी कल ही दिल्ली में बात हुई एक दो बीजेपी के समर्थक नेताओं के साथ। उनका यह कहना है कि बीजेपी आला कमान को लगता है कि आज की तारीख में अगर वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाता है तो क्या नफा नुकसान होगा, और अगर वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाता है क्या नफा नुकसान होगा, इसका मोटे तौर पर आंकलन आला कमान ने किया। और आला कमान इस नतीजे पर पहुंचा कि आज की तारीख में जब कहानी इतनी आगे बढ़ चुकी है, अगर वसुंधरा को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया गया तो पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा। सूत्रों का कहना है कि आला कमान इस बात को समझ रहा है कि वसुंधरा को अगर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश नहीं किया गया तो भी पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान चेहरा पेश करने पर ज्यादा होगा। अब ये तर्क आज से 6 महीने पहले तो समझ में नहीं आ रहा था। आज से 6 महीने पहले या 2 महीने पहले भी दिल्ली का कार्यकर्ता या दिल्ली का नेता जो भी बोल रहा हो, राजस्थान के नेता यही कह रहे थे आज से 10 दिन पहले भी कि वसुंधरा को चेहरा घोषित किया गया तो आराम से 130 135 सीटें निकाल लेंगे, और चेहरा घोषित नहीं किया गया तो 110 115 सीटें, यानी हर हाल में जीत जाएंगे। दिल्ली के सूत्र भी यही बता रहे हैं कि आला कमान तक ये फीडबैक पहुंचा है कि विद और विदाउट वसुंधरा, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल हुआ। यही शब्द मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं, विद और विदाउट वसुंधरा हम लोग जीत रहे हैं। एक चीज, दूसरी, 6 महीने 8 महीने पहले ही वसुंधरा राजे को साफ कर दिया गया था। अमित शाह ने भी एक बैठक में साफ कर दिया था कि आपको बहुत पद दिया, आपको बहुत प्रतिष्ठा दी, अब औरों का भी ख्याल रखना है। फिर भी मैडम अड़ी रही, फिर भी मैडम को लगता रहा कि नहीं, पार्टी पर दबाव डाला जा सकता है, भक्ति प्रदर्शन के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया जा सकता है। ये जो परिवर्तन संकल्प रैलियां हुई उसके शुरुआती दौर में वो गई, लेकिन बाद में उन्होंने जाना बंद कर दिया, तो इससे वो दबाव डालेंगी और वहाँ पर कांग्रेस खेमे में जो नई जान आई है, जो अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में कथित रूप से दोस्ती हुई है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाया है, उसको देखकर बीजेपी आला कमान थोड़ा दबाव में आएगा और वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देगा। लेकिन वसुंधरा के समर्थक शायद ये भूल गए कि ये बीजेपी का आला कमान है, ये अमित शाह हैं, ये नरेंद्र मोदी हैं, ये जेपी नड्डा हैं, जो आसानी से पुरानी बातें भूलते नहीं हैं। पुरानी बातें क्या, 2 ही बातें मोटे तौर पर उभर कर सामने आती हैं। वैसे इससे पहले की भी बातें हैं, वो मैं आपके सामने बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, क्योंकि पुष्टि नहीं है उस बात की कि जब मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी होते थे और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा होती थी, तब दोनों के बीच में 1-2 बड़े खट्टे किस्म के संवाद रहे थे। लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव भारी बहुमत से बीजेपी जीतती है, मोदी की जय जयकार होती है, सब कहते हैं कि मोदी की जीत है, मोदी की जीत है, मोदी की जीत है। वसुंधरा राजे कहती है ये किसी एक शख्स की जीत नहीं है, ये सामूहिक जीत है। मंत्रिमंडल नरेंद्र मोदी बनाते हैं, वसुंधरा राजे दिल्ली में बीजेपी के सांसदों को लेकर बीकानेर हाउस में बैठ जाती है और दबाव डालती है कि इसको नहीं बनाया जाए, इसको बनाया जाए, इसको तो बिल्कुल नहीं बनाया जाए, या ये मंत्रालय नहीं दिया जाए।
उनको लगा कि नए नए दिल्ली आए हैं नरेंद्र मोदी, लुटियन जोन में आए हैं, खान मार्केट गैंग के बीच में हैं। और वसुंधरा के तब दिल्ली में समर्थक भी बहुत थे कि मोदी पर दबाव काम आएगा, लेकिन दबाव काम नहीं आया। हल्का फुल्का कुछ दबाव काम आया, लेकिन फिर क्या मोदी ये खुंदक मन में बैठा कर बैठ गए? राजनीति में ऐसी खुंदक से राजनीति नहीं चलती, और मोदी तो इस तरह की राजनीति नहीं करते, ऐसा सूत्रों का कहना है। मौका परस्त होता है नेता, कोई भी नेता हो, मोटी चमड़ी का होता है, मौका परस्त होता है, जनता की स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है, इस बात पर यकीन करके चलता है, शगुफेबाजी करता है, जुमलेबाजी करता है और आपदा में अवसर तलाशता है। ये बातें तो मोदी जी खुद कहते रहे हैं, और उनको लगा होगा कि ये शानदार मौका है नए नेतृत्व को मौका देने का, और 70 पार के नेताओं को सक्रिय राजनीति से या राज्यों की राजनीति से हटाने का, हाशिए पर लाने का। तो उसका फ़ायदा आलाकमान उठाने की कोशिश कर रहा है। इसको क्या इसी संदर्भ में देख जाना चाहिए। अब अगर आगे सवाल उठता है, जो आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, उन्हीं के मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वसुंधरा के आगे विकल्प क्या बचते हैं? एक विकल्प बचता है जो बहुत आसान सा विकल्प है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया कि चुपचाप बैठ जाएं, चुपचाप मान जाएं, चुपचाप बैठ ना जाएं, चुपचाप मान जाएं और बेटे के लिए परस्यू करें और मौके का इंतज़ार करें। दूसरा विकल्प है कि घर बैठ जाएं, अपने समर्थकों को इशारा कर दें और सेलेक्टेड बैठकों में जाना शुरू करें। उनके जैसे कैलाश मेघवाल हैं, सूर्यकांत व्यास हैं, ऐसे कुछ लोग और छत्रप खड़े हो जाएं जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ें। ऐसी जगह ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया जाए जिससे बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार का वोट कट सके या बट सके, और पर्दे के पीछे अशोक गहलोत के साथ कोई ना कोई समझौता कर लिया जाए। अशोक गहलोत तो बेसब्री से इस समझौते का इंतजार कर ही रहे होंगे कि उनकी सत्ता में वापसी का एक बड़ा आधार, बड़ा रास्ता खुल जाएगा। बहुत सारे लोगों का आज की तारीख में कहना है, जो मैं कई बार कह चुका, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, कि वसुंधरा एक चुनाव हराने की क्षमता बीजेपी को रखती है। कुछ लोग कहते हैं 10 से 15 सीटें बिगाड़ सकती हैं, कुछ लोगों का कहना है 25 से 30 सीटें बिगाड़ सकती हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ऐसी बातें कह के वसुंधरा का मुस्तकबिल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बातें भी कहते हैं लोग, जो आरोप लगते हैं। अब कहानी एक और दिलचस्प है, वो है कि आलाकमान अब आगे क्या करेगा। क्या झालरापाटन से, जहां से वो विधानसभा चुनाव लड़ती हैं, क्या टिकट नहीं देगा वसुंधरा को? बड़ा सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल। क्योंकि जिसको आप मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित कर रहे, जिसको आप साइडलाइन कर रहे हैं, उसको आप विधायक बनने का अगर टिकट देते हैं और वो विधायक बन जाता है, तो सदन में क्या यूं ही बैठा रहेगा? एक सवाल ये उठता है। दूसरा, अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो फिर वसुंधरा का स्वर क्या होगा, उनके समर्थकों का क्या स्वर होगा, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कितनी चोट पहुंचेगी? उनको भी ठेस तो लगेगी कि 2.5 साल तक जिस नेता का नाम लेते रहे, अचानक एक दिन दिल्ली से आलाकमान आता है और कहता है मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा। अचानक आलाकमान कहता है कलेक्टिव लीडरशिप होगी। अचानक आलाकमान फिर इसमें भी बदलाव कर देता है, वो कहता है कि सिर्फ कमल के फूल और कमल के फूल पर ध्यान देना है। ये माजरा क्या है? ये भी अपने आप में सवाल उठता है। उम्मीदवारों का 70-72 पिछली बार बीजेपी के विधायक जीत कर आए थे, 40 के आसपास माने जाते हैं कि वसुंधरा के समर्थक थे। लोकसभा में 25-24 जो जीत कर आए सांसद, उसमें से 1/3 माने जाते हैं वसुंधरा के समर्थक हैं। तो क्या पहले विधानसभा चुनाव में उनके समर्थकों के पर कतरे जाएंगे, उनके टिकट काटे जाएंगे? उनमें से जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है उनके साथ बड़ी बेरहमी से पेश आया जाएगा। एक सूची सुना है वसुंधरा ने अपने समर्थकों की प्रहलाद जोशी को सौंपी है। एक सूची प्रहलाद जोशी के पास अपनी पड़ी है, जो राजस्थान के चुनाव के प्रभारी हैं। तो मोटे तौर पर यह सवाल उठ रहा है कि वसुंधरा की सूची को लेकर अब क्या होगा? क्या वसुंधरा को और ज़्यादा नाराज़ किया जाएगा? सूची अटकी पड़ी है, सिर्फ इसलिए अटकी पड़ी है क्योंकि ABCD 4 श्रेणियां हैं। ए श्रेणी में 29 नाम है जो पक्की पकाई जीती जिताई सीटें हैं, उसमें झालरापाटन की सीट भी है। अब उन 29 में से 28 की घोषणा करो, झालरापाटन की सीट पर सस्पेंस कर दो, रोक लगा दो कि अभी नहीं बाद में घोषणा होगी, तो भी ये मैसेज गलत जाएगा। या गलत नहीं गया तो अच्छा मैसेज तो कम से कम नहीं जाएगा। बीजेपी आलाकमान इस बात को तो अच्छी तरह से समझता है। तो इस धर्म संकट में भी वसुंधरा राजे ने इस समय बीजेपी को फंसा रखा है। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं
थोड़ी फिलॉसफिकल बात करते हैं कि आखिर कोई फॉर्मूला बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। स्थानीय छत्रपों की भूमिका को लेकर जो आपकी पार्टी की जड़ें स्थापित करने में मदद करता है, राज्य विशेष में आपकी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचता है, उसको एक पेड़ का रूप देता है पौधे को, क्या उसको अचानक झटके से उसकी जड़ों में मट्ठा डाल देना चाहिए केंद्रीय आला कमान को, अगर केंद्रीय आला कमान मजबूत है? ऐसा नहीं है कि स्थानीय छत्रप दादागिरी नहीं करते, अपनी तरफ से पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग नहीं करते, करते हैं, लेकिन वो डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि बदले में पार्टी को जिताते हैं, बदले में आपको स्थापित करते हैं, बदले में लोकसभा में सीटें दिलाते हैं आला कमान को, और आला कमान का एक शख्स प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है। तो क्या कोई भूमिका, एक साफ साफ फार्मूला नहीं होना चाहिए? जैसे एक फार्मूला मैं सुझाता हूं, अमेरिका की तर्ज पर, ब्रिटेन की स्तर पर, जैसे एक फार्मूला मैं सुझाता हूं कि 2 बार से ज्यादा लगातार कोई मुख्यमंत्री नहीं बने, आगे भी बने लेकिन बीच में अंतराल हो जाए। 2 बार से ज्यादा कोई प्रधानमंत्री लगातार नहीं बने, 2 बार से ज्यादा कोई संसद का सदस्य नहीं बने, 2 बार से ज्यादा कोई राज्यसभा का लगातार सदस्य नहीं बने। हालांकि ये चीज बीजेपी में फॉलो की जाती है, बीजेपी में आमतौर पर देखा गया है कि 2 बार से ज्यादा मौका राज्यसभा में नहीं देते। एक और चीज बीजेपी में देखी गई है कि राष्ट्रपति बनाने का मौका जब जब मिलता है उन्हें, तो वो राष्ट्रपति को रिपीट नहीं करते। अभी कोविंद है, उनको रिपीट नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर कलाम को रिपीट करने का बहुत भारी दबाव था, वाजपेयी जी थे शायद उस समय, लेकिन तब भी उन्होंने मना कर दिया था कि ये पार्टी की नीति है, हम राष्ट्रपति पद पर रिपीट नहीं करेंगे। तो अमेरिका में क्या होता है, 4 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता। बराक ओबामा इतने सफल राष्ट्रपति बने, बिल्कुल नौजवान थे, हिंदुस्तान के संदर्भ में तो बिल्कुल नौजवान थे जब उनको राजनीति से संन्यास लेना पड़ा, क्योंकि 2 बार से ज्यादा आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, उसके बाद आप सीनेटर तो बनेंगे नहीं। ऐसे ही ब्रिटेन में होता है, जब कोई प्रधानमंत्री अपनी पार्टी को जता रहा होता है, चाहे वो कंजर्वेटिव पार्टी का हो चाहे लिबरल पार्टी का हो, तब तक वो प्रधानमंत्री होता है, और जैसे ही उसकी पार्टी हार जाती है उसी के साथ साथ वो भी रिटायर हो जाता है। मार्गरेट थैचर देखिए, 2 या 3 बार, फिर वो अपने आप रिटायर, अपने आप धीरे से हाशिए पर चले जाते हैं। तो क्या हिंदुस्तान में भी ऐसा होना चाहिए? कम से कम बीजेपी जैसी कैडर बेस्ड पार्टी तो इस पर अमल कर ही सकती है। 75 साल का फार्मूला है, वो भी सब पर लागू नहीं होता है, उसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि तो यही बात तो वसुंधरा कर रही थी कि साहब मेरे में और मोदी जी में कितना फर्क है, 1-1.5 साल का फर्क है। जब आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं, तो मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती? साफ सुथरा सा क्लीन सा लॉजिक है, इसमें कोई राजनीति नहीं देखी जानी चाहिए। लेकिन अंत में अमेरिका और ब्रिटेन वाला फॉर्मूला क्या हिंदुस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी लागू कर सकती है, लागू करने की हिम्मत रखती है, या आला कमान के जो नेता हैं या दूसरे नेता हैं उनमें सत्ता का इस कदर मोह है कि कोई भी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।